आ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, फिर देश विदेश में फैल जाएंगे ये। चलो आगे। तो अब मैं अरे सबके डेट के आगे पीपी लिख दो, प्रेजेंट। हाँ, चलो सुनो अब मेरी बात। तो दिल्ली के ट्रेंड में ढलने के लिए, क्योंकि मैं गांव से आया था, तो मैं सबसे पहले अपने हेयर कट लिए, मतलब हेयर कट करवाया और सरसों के तेल को फेंक दिया, है ना, और परफ्यूम खरीदा। नहीं रे। और फिर उसके बाद मैंने बाल को कलर हल्का सा करवाया साइड से, और मेरे आईब्रो पे कट भी नहीं था, करवा लिया कट। एक बाली पहन ली मस्त, जीन्स फटा हुआ पहन लिया। सुनो तो, दिल्ली का ट्रेंड यही है। और फिर उसके बाद मैंने पान नहीं कचरा, इस बार च्युइंगम खाया, है ना। और कान पे आईब्रो पे पियर्सिंग करवा के घूम रहा हूँ, अब मैं दिल्ली का हूँ प्रॉपर, और थोड़ा सा मुंह बना के बोलना होगा मुझे। अरे तो सुन ना, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तुम लौंडे यही हो। दिल्ली को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये है ट्रेंड। मैं मैं भले ही उधर का हूँ, लेकिन इधर ही बहुत दिन रहा हूँ, है ना। तो ये ट्रेंड है। अगर तुम इस चीज को देखना चाहते हो, गो टू नाइट क्लब। नाइट क्लब में तुम जाओगे, तो अगर तुम शॉर्ट्स में चले गए, यू आर डाउन मार्केट। और अगर तुम फटे हुए जींस में चले गए, सब कुछ अच्छे से एकदम वैसे ही जैसा मैंने अभी बताया, छपरी स्टाइल, यू आर कूल। सो यू आर नॉट मैचिंग इन दैट ट्रेंड until unless you are not modifying in yourself. Similarly our data do. तो हमें उस डेटा को ट्रेंड से बाहर निकालने के लिए, छांटने के लिए स्टैटिस्टिक की मदद लेनी पड़ती है। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आउटलायर्स की, क्वांटाइल्स की। क्वांटाइल्स हमें हेल्प करता है हमारे आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। ये सब कॉन्सेप्ट तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही बात होती है। क्योंकि जो वहां पे डेटा तुम्हें इंडस्ट्री में दिया जाएगा, वो रियल टाइम डेटा दिया जाएगा, एक ऐसा डेटा जो पब्लिक से ही बिलोंग करेगा। ठीक है। और उस पब्लिकली डेटा को ही तुम नहीं ठीक से बता पाओगे उसे, तो क्या ही तुमको ऐसा, मतलब कि चेक करेगा, क्या ही तुमको हायर करेगा। वो तो बोलेगा इसको कुछ नहीं आता। ठीक है। तो नाउ ये तो बात हो गई आउटलायर की, कि आउटलायर क्या होता है। ठीक है। अब फिर से आते हैं अपने उसी टॉपिक पे, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो अगर कोई बंदा 12 फीट का है और एक बंदा 3 फीट का है, मतलब मान लो हिंदुस्तान की टोटल आबादी जो है ना, वो कुछ 5-6 फीट के आसपास की है, और उसमें एक बंदा 18 फीट का हो गया, तो वो बंदे को हम डेटा में कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, निकाल देंगे उसको, उसकी हम हाइट को लेंगे ही नहीं। तो इस तरह से डेटा को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि 18 फीट वाले को ही हटाना है? तो हर डेटा एनालिटिक्स के सोचने का कॉन्सेप्ट उसका अपना होता है। अगर 10 डेटा एनालिटिक्स को इस क्लास में बैठा दूं और एक ग्राफ दे दूं या एक डेटा दे दूं, तो 10 डेटा एनालिटिक्स अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे। थ्रेश होल्ड वैल्यू यानी कि वो किसको, या तो 10 फीट को मान ले कि इसको हम नहीं लेंगे, या तो 12 फीट को मान ले, या तीसरा कह रहा है 18 फीट को मान ले कि हम ऐसे इंसान वाले, ऐसे हाइट वाले इंसान को नहीं लेंगे, और सबका तर्क अलग अलग होगा। तो डेटा एनालिटिक्स कैसे सोचता है और कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन देता है, कितना प्रिसाइज वो रिपोर्ट बना के देता है, वो डेटा एनालिटिक्स, अच्छा डेटा एनालिटिक्स होता है। समझ में आ रहा है? तो यही हमें करना है इस पूरे मॉड्यूल में। डिस्कशन ज्यादा है इस मॉड्यूल में, टूल्स कम है। ठीक है। ओके। तो हम अराइथमेटिक मीन की बात कर रहे थे, मतलब हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ क्लास में ऐसे बंदे हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है 5 फुट 5 इंच है, ऐसा मान के चलते हैं, और इनका जो रेंज वेरी कर रहा है, जो हाइट का रेंज वेरी कर रहा है, वो 1 से 2 फीट तक वेरी कर रहा है। कोई इंसान 4 फीट का है मिनिमम वाला, कोई इंसान 6 फीट का है मैक्सिमम वाला, ऐसे। यानी कि 1 गुना से कम, ये मेरा मानना है। मैं एज अ डेटा एनालिटिक्स एक एक 1x से कम मानूंगा। मतलब
जो मैक्सिमम हाइट मैं ले सकता हूं इस स्लॉट में, अगर मैक्सिमम हमारी हाइट 6 फीट की है तो 12 फीट तक तो ले सकता हूं। इसी को कह रहे हैं 1x। 1x तक वेरी कर रहा है डेटा, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे उस डेटा को। 1x से ऊपर जा रहा है, यानी कि 12 फीट 1 इंच हो जा रहा है, हम उसको आउटलायर मान लेंगे। समझ में आ रहा है? ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? ओके। तो ये मेरा मानने का तरीका हो सकता है। अब कोई हो सकता है डेटा एनालिटिक्स बोले कि हम 1x नहीं 0.5x मानेंगे। अब सर ये x क्या है? x है इस बंदे की एक्चुअल हाइट, जो मैक्सिमम वाला बंदा है 6 फीट, यही x है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, तो 3 फीट। मतलब 3 फीट ऊपर 3 फीट नीचे तक हम आउटलायर नहीं मानेंगे। उससे ऊपर डेटा निकल जाता है या नीचे चला जाता है तो हम आउटलायर मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है बात? चलो, तो हम अरिथमेटिक मीन कब निकालेंगे? जब हमारा कोई भी डेटा सिमिलर डेटा भी होना चाहिए। मतलब हम हाइट निकाल रहे हैं तो इंसान और ट्रक की हाइट नहीं निकालेंगे, इंसान इंसान की हाइट निकालेंगे, है ना? तुम इंसान और बकरे की हाइट मत निकालने लग जाना, ठीक है? दिक्कत हो जाएगी। ऐसा एनालिस्ट भी किसी काम का नहीं होता, ठीक है? ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो जब सिमिलर 1x से ज्यादा वेरी नहीं कर रहा होगा डेटा, तो उस केस में आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। एक फिर से इंसान है यहाँ पे, और एक ये कोकोनट ट्री है। अब ये हमारा स्क्रीन इतना छोटा है ना, ये 200 फीट का है, ऐसा मान लेते हैं, और ये बंदा 6 फीट का है। क्या इन दोनों में अरिथमेटिक मीन निकालोगे बैठ के? सोचो ना, अगर एक डेटा आएगा कलेक्टिव डेटा, तो एवरेज क्या निकल के आएगा? 6 और 200 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 103 आएगा ना? एक इंसान की हाइट 103 हो सकती है क्या? 103 फीट का इंसान देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो ये आउटलाइन, ये खराब डेटा हुआ कि नहीं? ये खराब कैलकुलेशन हुआ कि नहीं? इस केस में इसको थोड़ा सा और घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, हमने ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लिया था। ज्योमेट्रिक मीन इसको और थोड़ा सा कम करके दिखाता, भले ही वो दिखाए 67 फीट, इतना भी हाइट का बंदा नहीं होता, लेकिन आखिर इसके कंपैरिजन में ये तो थोड़ा अच्छा ही डेटा है कि चलो ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे तो आया डेटा। ये तो बहुत हाई जा रहा था, 103 फीट का इंसान नहीं होता, 67 फीट का भी इंसान नहीं होता, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा प्रिसाइज नहीं हुआ क्या डेटा? हुआ ना? तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। कब? जब हमारा डेटा जो होता है वो सेम रेंज में ना हो, वो रेंज 1x 2x से ज्यादा वेरी कर रहा हो, ठीक है? अब मतलब जिसमें अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते उसमें ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे बैठ के, ठीक है? क्योंकि रेंज इसमें डिसिमिलर है, रेंज 1x से ज्यादा भाग रहा है, ठीक है? अच्छा, तीसरा तीसरा है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को समझते हैं। देखो, ये एक कार है, तुम जरूर कुछ बोलोगे, मुझे पता था, माँ कसम अभी दिल से आवाज आ रही, तुम जरूर कुछ बोलोगे। चलो खैर, जो भी हो, ये एक कार है, ये एक और कार है, इस पे भी कुछ बोलो। ये फ्यूचरिस्टिक कार है। अरे ठीक है, तू देख रहा है इधर। तो ये दोनों नोएडा से लखनऊ जा रहे हैं, दोनों। इसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। फिर कुछ बोल, तू कुछ बोलेगा मुझे पता है, तू बोल। बोला ना फ्यूचरिस्टिक कार है। अरे तू निकल यार, तू जाकर उसी में बैठा रहे, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले जा। क्या यार, 1.5 घंटा नहीं बैठ पा रहा है क्लास में।
हाँ कृष्णा इतने ही दूर जा रहे हैं, हरे कृष्णा शर्मा, जैसे नाम वैसे ही कुकर्म। चलो देखो, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब इनका एवरेज हम नहीं निकाल सकते हैं, ना तो अरिथमेटिक मीन्स है ना तो ज्योमेट्रिक मीन्स है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ही हार्मोनिक मीन को बनाया गया है। हार्मोनिक मीन का कहना यह है कि जब भी रेट ऑफ चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रेट ऑफ चेंज हो रहा हो। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वाओ, जीनियस। रेट में चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया। तू इंजीनियरिंग तो नहीं करा, सही बता। बीकॉम करी, इसीलिए करी तूने। इंजीनियरिंग करता तो तू यही लिखने वाला था। थर्मोडायनेमिक्स क्या था? जिसमें थर्मो होता है वही डायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स। चलो आगे देखो गाइज, इसमें क्यों नहीं निकाल सकते इसको? रेट ऑफ चेंज क्या होता है उसको पहले समझ लो। तुम लोग सब गाड़ी चलाते हो, तो 1 लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चल रही है? यही तो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यही तो है। अरे बस तू ये सुन ले भाई। तो 1 लीटर में गाड़ी 20 किलोमीटर चल रही है, तो 20 किलोमीटर पर लीटर लिखेंगे ना। रेट ऑफ चेंज आया, मतलब 2 यूनिट एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, उस केस में हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। मतलब एक इंसान को मैं यहां छत से नीचे फेंक दूं, तुझे, कौन था, तू ही बोला था ना, भी जवाब दिया था, तुझे नीचे फेंक दूं और एक कागज को फेंक दूं, तो दोनों की स्पीड ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, और कुछ ना कुछ थ्रस्ट लगेगा एयर का। तो बेसिकली क्या है, ये धीरे धीरे आएगा तो जल्दी जल्दी आएगा। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे हम? दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? तेरा जो रेट ऑफ चेंज होगा पता है क्या होगा? मान ले कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है तेरी, ठीक है? पर सेकेंड ही पर आवर कर ले भाई, इतनी जल्दी भी क्या मार रहा है तुझे, है ना, धीरे धीरे आएगा तू, ठीक है? और ये आ रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मान लो ऐसे। तो इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज हार्मोनिक मीन से ही निकलेगा। क्लियर है? तो जब भी रेट ऑफ चेंज यानी कि 2 यूनिट एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो सब आए हुए हैं क्वेश्चन का जवाब देना, सब ठीक है? देखो, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है बस उसके बेसिस पे तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। एक फिल्म है, एक्चुअली 2 फिल्म है। फिल्म ए का जो पहली है उसका नाम ए है, और फिल्म जो बी है उसका नाम, फिल्म जो दूसरी है उसका नाम बी है। इसमें 2 बातों के बेसिस पे मुझे बताओ कि मुझे कौन फिल्म देखने जाना चाहिए। अभी देखो, पहला जो है, हमें मिला हुआ है रिव्यू, रिव्यू मिला हुआ है। फिल्म ए का जो रिव्यू है वो 4 स्टार मिला हुआ है, ठीक है? और फिल्म बी की जो रिव्यू है वो 3 स्टार मिली हुई है, ठीक है? और यहाँ पे है, सॉरी ये रेटिंग हो गई ना भाई, ये रेटिंग हो गई, रिव्यू थोड़ी ना हुआ, रेटिंग हो गई। रेटिंग, आईएमडीबी रेटिंग होती है ना, तो वो 10 की होती है, या 5 स्टार वाली रेटिंग है, ठीक है? दूसरा जो है हमारा रिव्यू, रिव्यू जो है यहाँ पे मान लो कि 70 लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है, ठीक है? यहाँ पे कितना लोगों ने रिव्यू दिया है? और यहाँ पे 90 लोगों ने रिव्यू दिया है, ठीक है? या 100 लोगों ने रिव्यू दिया है। तो मुझे बताओ, अगर ये दोनों फिल्म है और दो ये पैरामीटर दिए हुए हैं एक फिल्म के, और ये दूसरा पैरामीटर है दूसरे फिल्म के, तो मुझे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? क्यों? जेन्युइन रिव्यू है,
अब बोलो। और कोई? सभी। अभी जो मैंने बताया है ठीक नियम, है, इसके जो उस नियम को थोड़ा ध्यान से सुनो। बी क्यों भाई, बी बताओ क्यों? क्योंकि सर जो उसका ज्योमेट्रिक मीन जो कि उसके मीन्स हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ज्यादा है बिसाइड एक है। वो इसको 70 जो से तीन टर्म मैंने बताए 78 हैं, से। जो तीन टर्म बताए हैं उसके बेसिस पे समझाने के साथ साथ मुझे ये बताना है, उस लॉजिक को बताना है जिसके लिए तुम ज्योमेट्रिक मीन को पिक कर रहे हो या अरिथमेटिक मीन को पिक कर रहे हो या हार्मोनिक मीन को पिक करो, कौन सा मीन की मदद से ये तुम डिसाइड करोगे। इन तीनों में से किसी एक मीन का इसमें यूज होगा बताने के लिए। अब इतना तक क्लू दे दिया है, तो कौन सा मीन यूज करोगे? क्यों ज्योमेट्रिक मीन क्यों? ज्योमेट्रिक। तो वो तो अरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते थे, ज्योमेट्रिक से ही क्यों? अच्छा, कितनों को लगता है किसका किसका मीन निकालोगे वो तो बता दो। इन दोनों का मीन निकालोगे ना एक साथ, और इन दोनों का अलग अलग, ऐसे मीन निकालोगे ना तुम? हाँ, तो कौन कौन सा मीन निकलेगा दोनों में बताओ। ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, लेकिन क्यों? अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं निकाले, या हार्मोनिक मीन क्यों नहीं निकाले? ओके, राइट, ये सुनना था मुझे सर। इनके बीच का यानी कि 4 और 70 के बीच का जो गैप है ना, 1x से ज्यादा का है। देखो कितने गुना ज्यादा है 70 4 से, 4 दहा में 40 का तकरीबन 18 गुना ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। और यहाँ पे सर कोई यूनिट नहीं है, रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का हम पहले रेंज एवरेज निकालेंगे। तो हम 4 × 70 कर लेंगे, 7 × 28, 280। और इनका कैसे निकालेंगे, 3 × 100। अब इनका कितना आ जाएगा, 300। अब बताओ अगर इन दोनों को हम इवेल्युएट कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ए की बी की? अबे 300 बड़ा होता है कि 280 बड़ा होता है? अबे तो रूट से भी बाहर आएगी तो बड़ी वैल्यू तो, रहने दे यार। बोल क्या कौन पढ़ा सा। रहे तुम इनको? ए बी वाली हम फिल्म रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बी वाली इन दोनों के कलेक्टिव आंसर के साथ ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो मुझे ज्यादा अच्छा रेटिंग मिल रहा था, एक कलेक्टिव रेटिंग। इसके बेसिस पे एक नॉर्मल रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है, मशीन लर्निंग की तरफ पहला मूव एनालिसिस के साथ, क्योंकि एनालिस्ट के बंदे ही मशीन लर्निंग की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हमने पहला रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है सिंपल वाला, कि हम किसको रेकमेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा। फाइंडिंग द मीन। क्या? रिकमेंड करेंगे बाय फाइंडिंग द मीन ना। फाइंडिंग ज्योमेट्रिक मीन वी विल रिकमेंड अ पर्सन, जिसका ज्योमेट्रिक मीन हायर होगा वो फिल्म हम सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 280 को अगर रूट के अंदर डालोगे और बाहर निकालोगे उसको, तो 280 की वैल्यू एज कम्पेयर टू 300 कम आएगी, आएगी ना? हाँ। क्या? तो बी यस को सर। हम रेकमेंड करेंगे। तो हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे ये काम किया। अब जल्दी जल्दी मैं तुम लोग को एक टूल बताता हूँ जो पाइथन में दिया गया है स्टेटिस्टिक के लिए। पाइथन में क्या दिया हुआ है, स्टेटिस्टिक के लिए एक टूल दिया गया है, उस टूल को देखते हैं और उस टूल की मदद से यही काम करते हैं। नहीं, ये जो अभी हमने काम किया ना मैनुअली फॉर्मूला लिख लिख के, ये आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, मैंने बताया है सिर्फ। ठीक है, अब मैं सिंपल स्टैटिस्टिक एक मॉड्यूल ही है पाइथन में जिसको हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, एज एस, छोटा नाम रख लो, बार बार स्टैटिस्टिक कौन लिखेगा। तो एस डॉट टैब को प्रेस करोगे तो इसमें मीन है एक, ये अरिथमेटिक मीन है। ये कहता है दो वैल्यू हमें दे दो, या 2 से ज्यादा दे दो, या 10 लाख दे दो, या 10 करोड़ दे दो, फर्क नहीं पड़ता, हम उसका मीन निकाल देंगे। इसको एक टपल में देना होता है। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, मीन एक मेथड है स्टैटिस्टिक नाम के मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल पैकेज पढ़ाया है ना? हाँ, प्राइमरी की ही लगाना तुम हमेशा, फॉरेन की लगा रहा था अभी थोड़ी देर पहले बाहर। सर हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे इसके अंदर?
निकाल रहा हूं, रुक जाओ। इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। इसके अंदर भी टपल के अंदर a, b को पास कर दो, जितनी वैल्यू टपल के अंदर पास होती हैं। और देखो 4.89 जो ऊपर निकला था तुम्हारा वही आया है, कुछ अलग नहीं आ रहा है, वही सारी बातें लिखी गई हैं। उसके अलावा हार्मोनिक मीन होता है? इसके अंदर भी टपल के अंदर a, b तुम पास कर सकते हो। 4.8 देखो 4.80 आ रहा था ना, ये वन एरर था क्योंकि ये प्रॉपर कैलकुलेशन करता है, वो स्लाइस भी कर दिया गया। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसकी मदद से हम स्टैटिस्टिक से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पांडास के अंदर ऑलरेडी, पांडास और नमपाई के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। नमपाई स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक और मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए बना हुआ है। टुमारो आई विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स। ठीक है, आज बोरिंग हो जाएगा ज्यादा, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो तुम लोग जाओ, मैं मैट्रिक्स के बारे में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स से ये काम कैसे होगा, और उससे भी पहले मैं ये सब बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैंने आप लोग को इन 3 टर्म के बारे में बताया है। थोड़ा सा हम फास्ट बढ़ेंगे कल से क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, डाउन करूं? हाँ कर गिटहब पे अपडेट कर देना यो। ये सब ना, अच्छा Q3, हाँ सॉरी गलती हो गया 3। ठीक है, चलो, तो ये हमारा, हम इसको बात करेंगे इसके बारे में कल। ठीक है, तुम लोग जाकर थोड़ा सा देखना मैथ्स, अपना स्टैटिस्टिक का चैप्टर पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। बाय गाइस।